नीट पीजी में आजकल क्लिनिकल क्वेश्चन बहुत आते हैं। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि अभी आपसे वो वन लाइनर या सिंपल क्वेश्चन पूछना छोड़ चुके हैं। अभी भी आपके पेपर में कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन, मैक्सिमम 40 भी हो सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसका आंसर सीधा टू सीधा होगा, एक लाइन का क्वेश्चन होगा और उसका आंसर सीधा बनेगा। मेरे जब अपने समय मैंने एग्जाम दी थी, तब भी ऐसा ही हुआ था कि क्लिनिकल क्वेश्चन का चलन उसके 1 साल पहले से चालू हो चुका था। पर उसके बाद भी जब मैं एग्जाम देने बैठा था, मैं रियल स्टोरी बता रहा हूँ, स्टार्टिंग के 12 क्वेश्चन ऐसे आए, सीधे सीधे आंसर। कॉप्टिक स्पॉट किसमें दिखता है भैया? मीजल्स में दिखता है। फॉर्चीमर किसमें दिखता है भैया? उसके बाद से पूछ लिया कि कजाल्स नेकलेस किसमें दिखता है। ऐसे बी वन डेफिशिएंसी से क्या होता है। जैसे ही मैंने ये 12 सीधे सीधे क्वेश्चन एक साथ कर दिए थे, अपने कॉन्फिडेंस को मैंने अपने छठे आसमान पे पहुंचा दिया और फिर सोचा कि चलो अब तो कुछ बढ़िया ही कर देंगे अपन। फिर बाद में भले क्लिनिकल क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट भी आए, उसको भी अपन ने सही कर दिया और लगभग अपन ठीक ठाक रैंक पे पहुंच गए। 1200 से रैंक आई थी मेरी अपने समय पे। तो ऐसे ही आज उसी चीज को अपन लेकर कर रहे हैं और अपने आरआरआर में, मतलब रैपिड रिकॉल रिवीजन में, जिसमें अपन मिक्स्ड इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट्स का कंबाइंड रिवीजन करते हैं, उसमें आज अपन समझेंगे कि सिंपल सवाल है, उसका सिंपल आंसर क्या होगा। एक सब्जेक्ट पे टिके नहीं रहेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। इस सेशन की पीडीएफ नीचे डाल दे रहा हूं मैं। और एक और चीज साथ में बात करना है कि पिछले वाली वीडियो में मैंने बात करी थी कि आप लोगों को मेगा रिकॉल सेशन चाहिए या नहीं चाहिए, आप लोग इंटरेस्टेड हैं। अब आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि मेगा रिकॉल सेशन जो है वो लाइव होना चाहिए या आप रिकॉर्डेड चाहते हैं। लाइव होगा तो थोड़ा इंटरेक्टिव भी हो सकता है, तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। और कितनी देर का होगा तो मैं उस हिसाब से तैयारी करके आऊं भाई। चलो अपन लेक्चर चालू करते हैं। टाइप ऑफ स्टडीज का सवाल बहुत आता है आपका पीएसएम से। टाइप ऑफ स्टडीज कौन सी, किसमें क्या देखते हैं, तो ये टेबल देकर जा रहा हूं, समझ के जाओ। बेस्ट स्टडी फॉर रेयर डिजीजेस के लिए है केस कंट्रोल स्टडी। रिलेटिव रिस्क किसमें कैलकुलेट किया जाता है? कोहॉर्ट स्टडी में। ऑड्स रेशियो किसमें कैलकुलेट किया जाता है? केस कंट्रोल स्टडी में। प्रिवेलेंस ऑफ डिजीज कौन सी स्टडी देती है? क्रॉस सेक्शनल स्टडी देती है। गोल्ड स्टैंडर्ड स्टडी कौन सी है आपकी? वो है आरसीटी, दैट इज रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल। और एक स्टडी ऐसा बार बार पूछा जाता है, कौन सी ऐसी स्टडी है जो अलग अलग कंट्रीज का डेटा कंपेयर करती है? तो वो है इकोलॉजिकल स्टडीज। इकोलॉजिकल स्टडी से बात करना है कि बाकी सारी जो स्टडीज हैं उसकी यूनिट इंडिविजुअल है, मतलब एक एक आदमी पर स्टडी करते हो अलग अलग, पर जो इकोलॉजिकल स्टडी है उसकी यूनिट पॉपुलेशन है, ये आपको ये पता रखना है। उसके साथ साथ में इकोलॉजिकल स्टडी में इकोलॉजिकल फेलेसी नाम की एक चीज होती है, वो ऑफकोर्स इकोलॉजिकल स्टडी में ही होगी। अगर आपसे पूछा जाए कि विच इज स्टडी एलिमिनेट सिलेक्शन बायस, तो दैट सिलेक्शन बायस इज एलिमिनेटेड इन रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, क्योंकि अपन रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल में रेंडमाइजेशन करते हैं। जैसे ही अपन ने ट्रायल की बात करी, तो लेट्स जंप टू ट्रायल्स के अलग अलग ट्रायल कौन से होते हैं। एक होता है क्लिनिकल ट्रायल, फील्ड ट्रायल, कम्युनिटी ट्रायल। क्लिनिकल ट्रायल का मतलब होता है कि बीमार मरीज पे ट्रायल कंडक्ट करना है, हॉस्पिटल में कंडक्ट करना है। फील्ड ट्रायल मतलब हेल्दी इंडिविजुअल पे ट्रायल का अपन करते हैं टू प्रिवेंट डिजीजेस। और कम्युनिटी ट्रायल का मतलब होता है कि पूरी कम्युनिटी पे आपको ट्रायल करना है, इंडिविजुअल पे ट्रायल नहीं करना है, आपको पता रखना है। जैसे ही आपने स्टडी देखी, आपसे उसको चीज समझ में आ जाना चाहिए कि प्रिविलेंस कौन देता है, इंसिडेंस कौन देता है, क्योंकि इंसिडेंस वर्सेस प्रिविलेंस रिपीटेडली आस्क क्वेश्चन है। क्या पता रखना है इससे? आई इज फॉर इनकमिंग न्यू इंसिडेंस, न्यू डिजीजेस, मतलब नई बीमारी जितनी भी आ रही है दैट इज इंसिडेंस। और नई के साथ साथ पुरानी बीमारी को भी अगर जोड़ दोगे तो दैट इज प्रिविलेंस। प्रिविलेंस इज प्रेजेंट मतलब एग्जिस्टिंग डिजीज, न्यू प्लस ओल्ड बोथ। और आई दैट इज इनकमिंग, ये अपने को पता रखना है। इसको सीधे एग्जांपल से मैंने तो अपने समय भैया ऐसे याद रखा था कि घर में 5-6 लोग रहते हैं, दादा दादी मम्मी पापा, अपना भाई भी, एक नया बच्चा आया, उस घर के लिए वो इंसिडेंस हो गया, बाकी सारे लोगों के साथ मिला देते तो वो सारे 6 लोग प्रिविलेंस हो गए। ये आपको पता रखना है। बस प्रिविलेंस में ये याद रखना कि जो नया बच्चा आया है उसको भी जोड़ना है। उसके साथ साथ में प्रिविलेंस किस पे डिपेंड करता है? इंसिडेंस और ड्यूरेशन पे डिपेंड करता है। कमेंट बॉक्स में मेरे को आंसर चाहिए कि प्रिविलेंस का सवाल अगर आता है, इंसिडेंस और ड्यूरेशन सवाल में दे देते हैं, तो उससे प्रिविलेंस कैसे कैलकुलेट करोगे, मतलब प्रिविलेंस का फॉर्मूला क्या है? इंसिडेंस और ड्यूरेशन को लेकर मल्टीप्लाई करते हैं कि डिवाइड करते हैं? कमेंट बॉक्स में मेरे को लिखकर बताओ। उसके बाद इंसिडेंस और प्रिविलेंस में क्या क्या आपको डिफाइन करना है। एक होता है इंसिडेंस, एक होता है प्रिविलेंस। इंसिडेंस क्या देता है? न्यू केसेस इन गिवन टाइम पीरियड। प्रिविलेंस से मतलब ऑल एग्जिस्टिंग केसेस। बस इतना पता रखना है आपको कि जो स्टडी टाइप होती है, इंसिडेंस के लिए कोहॉर्ट स्टडी होती है और प्रिविलेंस के लिए क्रॉस सेक्शनल स्टडी होती है। यूनिट पे भी कभी कभी सवाल पूछ लेते हैं, पर मैक्सिमम जो आपको दिमाग में रखना है वो ये कि कोहॉर्ट स्टडी इंसिडेंस देती है और प्रिविलेंस कौन देता है? क्रॉस सेक्शनल स्टडी देती है। उसके साथ साथ में और क्या पता रखोगे कि बेस्ट मेजर ऑफ डिजीज बर्डन कौन से होगी, तो वो है प्रिविलेंस। बेस्ट मेजर फॉर डिजीज रिस्क क्या होगा, तो वो है इंसिडेंस। अब आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि ये बीमारी दे दी, उसका आपको ऐसा सवाल में दे दिया कि हाई इंसिडेंस है, लो प्रिविलेंस है, कौन सी बीमारी हो सकती है, तो बस इतना पता रखना, किसी बीमारी का अगर इंसिडेंस हाई होगा और प्रिविलेंस लो होगा, मतलब वो बीमारी आप इजीली ट्रीट कर सकते हो। मरीज वो बीमारी में क्रॉनिकली नहीं प्रेजेंट करता। जैसे कॉमन कोल्ड हुआ तो बहुत सारे मरीज एक साथ आएंगे, पर बहुत ज्यादा देर तक सही नहीं, बहुत ज्यादा देर तक बीमार नहीं रहेंगे, सही हो जाएंगे, इसलिए उसका प्रिविलेंस कम रहता है पर इंसिडेंस ज्यादा रहता है। ऐसे इसको कंपेयर करो डायबिटीज से कि नए लोग तो आ ही रहे हैं,
हैं, साथ साथ में डायबिटीज के पुराने लोग भी सही कहाँ हो रहे हैं, तो इसलिए उसका प्रिविलेंस बहुत ज्यादा है। ऐसे आप याद कर सकते हो आज से। कमेंट बॉक्स में अगर ये आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वो अच्छा लिखकर बताओ। उसके बाद फॉर्मूला फॉर प्रिविलेंस क्या है, एग्जिस्टिंग केसेस अपॉन टोटल पॉपुलेशन। प्रिविलेंस कब इंक्रीज होती है, अगर ड्यूरेशन भी इंक्रीज होगा तब भी प्रिविलेंस बढ़ जाएगी, इंसिडेंस भी इंक्रीज होगा तब भी प्रिविलेंस बढ़ जाएगी। आपको मैंने मेजर एग्जांपल तो दे ही दिया था। अगर आपको इंसिडेंस निकालना है तो कोहॉर्ट स्टडी करना पड़ेगी, प्रिविलेंस निकालना है तो क्रॉस सेक्शनल स्टडी करना पड़ेगी। ये स्टडीज के साथ साथ एक और चीज पढ़ के चलना चाहिए आपको, वो होती है लेवल ऑफ प्रिवेंशन। लेवल ऑफ प्रिवेंशन में चार प्रिवेंशन होते हैं, प्राइमोर्डियल, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमोर्डियल का क्या मतलब होता है कि रिस्क फैक्टर ही पैदा नहीं हुआ है अभी, फिर भी रिस्क फैक्टर पैदा होने के पहले ही उस रिस्क फैक्टर से बचा लेना है। मतलब क्या कि बच्चों को ओबेसिटी से बचाना है। ओबेसिटी एक रिस्क फैक्टर है, चाहे डायबिटीज के लिए हो कि कोई और कार्डियक चीजों के लिए हो, तो रिस्क फैक्टर से ही बच्चों को बचाने के लिए आपने सलाह दे दी है, तो दैट इज प्राइमोर्डियल। प्राइमरी जो होता है, इसमें प्राइमोर्डियल में एक स्पेसिफिक प्रोटेक्शन नाम की चीज भी होती है, वो आपको पता रखना है। प्राइमरी का मतलब जो होता है उसमें आपको ये पता रखना है, उसमें स्पेसिफिक प्रोटेक्शन नाम की चीज है, ये तो मैंने बता दिया आपको। उसके साथ साथ में प्राइमरी में रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है पर बीमारी अभी नहीं हुई है। प्राइमोर्डियल में रिस्क फैक्टर भी प्रेजेंट नहीं था, अब प्राइमरी में रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है पर बीमारी अभी नहीं हुई है, तो उसको कैसे बचाना है, तो वो प्राइमरी प्रिवेंशन है। उसके एग्जाम्पल है वैक्सीन पहनो या हेलमेट पहनो। उसके बाद सेकेंडरी में बीमारी भी हो गई है तो बीमारी होने के बाद उसको जल्दी पकड़ना है, उसका इलाज भी जल्दी करना है, तो स्क्रीनिंग वाली जितनी भी चीजें हैं ये सब आपके सेकेंडरी हैं। और टर्शरी में बीमारी भी हो गई है, अब आपको उसका इलाज भी आपने समय पे नहीं किया, बस उसको रिहेबिलिटेशन कर लो तो ज्यादा और दिमाग खराब ना हो मरीज। तो अपने को ये चार चीजें याद रखना है, प्राइमोर्डियल, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में। वापस एग्जांपल दे दे रहा हूं मैं। प्राइमोर्डियल मतलब रिस्क फैक्टर भी पैदा नहीं हुआ, प्राइमरी में रिस्क फैक्टर पैदा हो गया है पर डिजीज नहीं हुई है, सेकेंडरी में डिजीज भी हो गई, और टर्शरी में तो आदमी बिगड़ने नहीं देना, ज्यादा रिहेबिलिटेशन करना है। बस इसमें सवाल जो पूछा जाता है आपसे, बार बार पूछा जाता है कि स्क्रीनिंग किसका पार्ट है, तो स्क्रीनिंग इज सेकेंडरी प्रिवेंशन। ऐसे याद रख लो, रट के चले जाओ अगर नहीं दिमाग लगा पा रहे होता तो। और उसके बाद वैक्सीनेशन किसका पार्ट है, वैक्सीनेशन पार्ट है आपका प्राइमरी का। प्राइमरी में स्पेसिफिक कौन सा होता है, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, आपको पता रखना है। उसके बाद जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन में बच्चों को ओबेसिटी से बचने की सलाह, तो बच्चों को ओबेसिटी से बचने की सलाह से बच्चों पर आ जाओ। बच्चों से क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, पीएसएम पढ़ रहे थे तो पीएसएम से कोरिलेटिव टॉपिक है अपना पीडियाट्रिक्स में, वो क्या है, सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन। अगर आपको सवाल में कहीं भी ये तीन चीजें दे दे कि बच्चे का वेट फॉर हाइट लेस देन -3 स्टैंडर्ड डेविएशन है, मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस, अगर बच्चे की 6 मंथ्स टू 5 ईयर ओल्ड का बच्चा है और उसकी लेस देन 11.5 सेंटीमीटर है, या तो बायलैटरल पीडियल एडिमा है, इन तीनों में से कुछ भी एक अगर है, मतलब आपके बच्चे को क्या है, सीवियर एक्यूट माल नरिश्ड है आपका बच्चा, सैम में आपका बच्चा प्रेजेंट कर रहा है। ये मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस कौन सी टेप से नापते हैं, कमेंट बॉक्स में नाम लिखकर बताना उस टेप का, वो भी पूछ लेते हैं। कौन कौन से कलर होते हैं उसमें, उसको भी लिखकर बताना कमेंट बॉक्स में। साथ में ये बताओ कि बेस्ट स्क्रीनिंग मेथड इन फील्ड कौन सा होता है, बेस्ट स्क्रीनिंग मेथड फील्ड में मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस कैलकुलेट करना होता है, कौन सी टेप, मैंने पूछ ही लिया है, वो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। आपके पास ने आपने देख लिया है कि बच्चा, आपने पहचान लिया कि सीवियर एक्यूट माल नरिश्ड बच्चा है आपका, पर उसकी एपेटाइट जो है वो गुड है, तो आप उसका मैनेजमेंट क्या करेंगे, आप वो सवाल पूछने लग गए हैं ये, तो उसके मैनेजमेंट में आपको करना है होम बेस्ड फूड देना है। होम बेस्ड फूड किससे देते हो आप, रेडी टू यूज थेरापेटिक फूड RUTF से देते हैं। रेडी टू यूज थेरापेटिक फूड की एक इंपॉर्टेंट चीज है कि उसमें कुकिंग जरूरी नहीं होती है, पता रखना है। और उसके बाद RUTF में सबसे ज्यादा कंपोनेंट कौन सी चीज का होता है, दैट इज फैट सबसे ज्यादा होता है उसमें, अप्रोक्सीमेटली 40 to 60% फैट होता है। आपका बच्चा ये था सैम का, पर एपेटाइट उसका गुड था, पर अगर आप मान लीजिए आपका बच्चा आता सैम का जिसके कॉम्प्लिकेशन के साथ प्रेजेंट करता, फीवर हो, वॉमिटिंग हो, पूरा एपेटाइट के साथ हो, तब आपको इस बच्चे का क्या करना है, आपको इस बच्चे को न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर में एडमिट करना है। जैसे ही NRC आया, NRC से क्या दिमाग में आना चाहिए, दैट इज ICDS स्कीम। ICDS स्कीम का मतलब क्या, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंटल स्कीम। कुछ ही स्कीम है जो बार बार रिपीटेडली आस्क है। स्कीम जब भी पूछी जाती है उसमें एक दिमाग लगाना है, कौन सी मिनिस्ट्री से है, ये बहुत सिंपल सवाल पूछ लेते हैं, सीधे लाइन का जवाब पूछ लेते हैं। तो ICDS स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आती है ये। ICDS की बैकबोन क्या है, वो है आंगनवाड़ी वर्कर। और आंगनवाड़ी वर्कर कहाँ काम करेगी भैया, आंगनवाड़ी सेंटर में ही तो काम करेगी। उसके बाद एक आंगनवाड़ी सेंटर कितनी पॉपुलेशन को कैटर करता है ये पता रखना है। तो टोटल रूरल एरिया में 1000 पॉपुलेशन को ये कैटर करता है, और ट्राइबल एरिया में 700 पॉपुलेशन को, ये आपको दिमाग लगाना है। उसके बाद टारगेट ग्रुप कौन कौन से हैं ICDS प्रोग्राम में, चिल्ड्रन फ्रॉम 0 to 6 years ऑफ एज, प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग वुमेन, और अब तो एडोलेसेंट गर्ल को भी जोड़ने लगे हैं। पहले सबला स्कीम में एडोलेसेंट गर्ल के लिए अलग से काम चलता था, पर अब तो इसमें ही ICDS में जोड़ने लग गए वो। उसका सर्विस कौन कौन सी प्रोवाइड करती है भैया, ये स्कीम 6 सर्विस प्रोवाइड करती है, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन देती है, इम्यूनाइजेशन करती है, हेल्थ चेकअप करती है, रेफरल सर्विस करती है, प्री स्कूल एजुकेशन देती है, और न्यूट्रिशनल और हेल्थ एजुकेशन देती है। आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है, रेफरल सर्विस वाली जननी सुरक्षा योजना एक है, उसके जैसी एक और कौन सी योजना है, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर चाहिए मेरे को। उसके साथ साथ में और क्या सवाल पूछे जाते हैं इसके, कि स्कूल की मील क्या ICDS में इंक्लूडेड है, नहीं, वो मिड डे मील में है। मिड डे मील स्कूल में जो खाना दिया जाता है मिड डे मील में दिया जाता है। अब मिड डे मील से एक सवाल बार बार पूछा जाता है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि कौन सी
मिनिस्ट्री के अंदर आता है? वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की होम मिनिस्ट्री, कोई नई मिनिस्ट्री के अंदर ही आ जाता है? कमेंट बॉक्स में उसका आंसर भी चाहिए मेरे को। उसके साथ साथ में एक चीज और पता रखो, आपको एक ट्रिक क्वेश्चन दे सकते हैं, क्या आईसीडीएस जो स्कीम है उसमें फॉर्मल एजुकेशन दी जाती है? तो नहीं, उसमें फॉर्मल एजुकेशन नहीं दी जाती है, प्री स्कूल एजुकेशन दी जाती है, तो ये आपको पता रखना है। उसके साथ साथ में सबला स्कीम पहले एडोलेसेंट गर्ल के लिए न्यूट्रिशन के लिए अलग से होती थी, आजकल उसको आईसीडीएस में जोड़ने लग गए हैं, ये आपको पता रखना है। उसके बाद जब मैंने बोला कि आंगनवाड़ी वर्कर थी, वो आंगनवाड़ी वर्कर 1000 पॉपुलेशन को 1000 पॉपुलेशन को कैटर करती थी आंगनवाड़ी सेंटर के थ्रू, तो ये पॉपुलेशन कवरेज वाला जो क्वेश्चन है, क्या वो केवल आंगनवाड़ी से ही पूछते हैं क्या? नहीं, वो सारी चीजों से पूछते हैं। सारी चीजों में क्या क्या पूछते हैं? आशा कितनी पॉपुलेशन को कवर करती है? 1000 पॉपुलेशन को। उसके बाद आंगनवाड़ी वर्कर मैंने 1000 बता ही दिया है, 700 ट्राइबल एरिया में। उसके बाद आता है एएनएम, एएनएम मेल हेल्थ वर्कर और मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर, तीनों लोग सब सेंटर पे काम करते हैं। एक सब सेंटर कवर करता है आपके 5000 की पॉपुलेशन को, ट्राइबल एरिया में 3000 की पॉपुलेशन को। तो ये तीन जो कैटेगरीज हैं, एएनएम, एमएसडब्ल्यू और मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर, ये भी ऑफकोर्स सब सेंटर वाली पॉपुलेशन पे ही काम करेंगे, दैट इज 5000 इन नॉर्मल एंड 3000 इन रूरल एरिया की पॉपुलेशन को। उसके बाद सब सेंटर 5000 पॉपुलेशन पे बनता है, तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर कितनी पॉपुलेशन पे बनता है? 30000 पे बनता है। पर अगर ट्राइबल में देखें तो ट्राइबल में 20000 पे बनता है। उसके बाद एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर मतलब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कितनी पॉपुलेशन में बनता है? 1.2 लाख पे बनता है, ब्लॉक लेवल पे बनता है। और आजकल तो अंडर आयुष्मान भारत योजना चालू हो गई भैया, तो आयुष्मान भारत के अंदर, आयुष्मान भारत पे काफी सवाल पूछने लगे हैं, तो आयुष्मान भारत के अंदर क्या बनता है? हेल्थ और वेलनेस सेंटर बनता है। वो कितनी पॉपुलेशन के अंदर बनता है? 5000 से लेकर 15000। अब आयुष्मान भारत मैंने बता ही दिया, तो आयुष्मान भारत का आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि जो अमाउंट होता है एक साल में, कितना अमाउंट देती है सरकार आपको आयुष्मान भारत के अंदर, पूरी फैमिली के होता है, एक इंडिविजुअल के होता है, ये बताते चाहता हूं मैं, पूरी फैमिली का होता है वो, और साथ साथ में कितना अमाउंट देती है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। अब मैंने आपको ये बोला था कि जो आईसीडीएस स्कीम है वो प्रेग्नेंट मदर को भी केटर करती है। तो नाउ लेट्स जंप टू क्वेश्चन अबाउट प्रेगनेंसी, की प्रेगनेंसी से क्या क्या सिंगल लाइनर पूछ लेते हैं। वो आपको सीधा सवाल दे देते हैं कि मिनिमम एएनसी विजिट्स कितनी होना चाहिए, मिनिमम एंटीनेटल चेकअप्स कितने होना चाहिए। तो 4 तो मिनिमम विजिट्स होना ही चाहिए, आपको ये आंसर आपको रटा हुआ होना चाहिए। उसके बाद फर्स्ट एएनसी विजिट कब से होना चाहिए? एज अर्ली एज पॉसिबल, और अगर बिफोर 12 वीक्स हो जाए तो बहुत ही बढ़िया बात है। आयरन फॉलिक एसिड की प्रोफाइलेक्टिक डोज कितना होना चाहिए भैया? 100 mg का और 500 माइक्रोग्राम का, कहीं 60 mg भी दे रखे तो वो भी सही आंसर हो जाएगा। उसका ड्यूरेशन कितना होना चाहिए? 180 डेज का होना चाहिए, 6 महीने का बराबर ड्यूरेशन होना चाहिए। पर अगर अनिमिक प्रेग्नेंट फीमेल है आपकी, तो उसमें आपका ड्यूरेशन क्या हो जाएगा? 2 टैबलेट देना पड़ जाएगी आपको पर दिन में, टिल हीमोग्लोबिन इंप्रूव्स। आजकल वो टीटी और टीडी पे वैक्सीन पे भी बराबर सवाल पूछने लगे हैं, तो नंबर ऑफ डोजेस कितने होना चाहिए? 2 डोजेस होना चाहिए, और दोनों डोज के बीच का जो ड्यूरेशन होना चाहिए वो 4 हफ्ते होना चाहिए। उसके बाद बूस्टर टीडी डोज पे आजकल सवाल पूछने लगे हैं, तो अगर आपके महिला को वैक्सीनेशन 3 साल पहले ही लगा है अगर, तो उसको केवल एक ही बूस्टर डोज लगेगा। ये बार बार सवाल पूछा जाता है, याद करके चले जाओ, समझ के चले जाओ। उसके बाद अगर कहीं भी सवाल में ब्लीडिंग पर वजाइनम, कन्वर्जन या डिक्रीज फीटल मूवमेंट दे रखा है, तो ऑल दिस आर डेंजर साइंस। क्या डेंजर साइन नहीं है? अगर सवाल में दे रखा है कि माइल्ड एंकल एडिमा है, तो ये डेंजर साइन नहीं है, ये पता रखना है। उसके बाद एनर्जी रिक्वायरमेंट पे बहुत सीधे सिंपल सवाल आ जाते हैं कि एनर्जी रिक्वायरमेंट क्या है। तो प्रेग्नेंट महिला है अगर, तो उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट कितनी होती है? एक्स्ट्रा प्लस 300 किलो कैलोरी पर डे, और प्रोटीन की प्लस 23 ग्राम पर डे, आपको याद रखना है। ये मैंने प्रेगनेंसी के बताई। लैक्टेशन की आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। उसके बाद ये सारी कमेंट बॉक्स में इसलिए लिखकर बताने को बोलता हूं कि आपका इंटरेक्शन बढ़ेगा, आप और समझना चाहेंगे, इसलिए कमेंट बॉक्स में बराबर आंसर देना है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन टाइमिंग मैंने बोल दिया कि विद इन 12 वीक्स को करवाना ही करवाना है। उसके बाद ये जो अपन ने सवाल करे थे, ये प्रेगनेंसी और पीएसएम से रिलेटेड करे थे, जो सिंगल लाइनर थे। अब प्रेगनेंसी और ऑब्सगायरी से भी तो सीधे डायरेक्ट सवाल पूछ लेते होंगे, तो वो पढ़ के जाओ भैया। प्रेगनेंसी का कंफर्मेशन टेस्ट क्या है? सीरम बीटा एससीजी। सीरम बीटा एससीजी और क्या पूछा जाता है कि सीरम बीटा एससीजी कितने देर में बढ़ता है? अर्ली प्रेगनेंसी है तो 48 घंटे में सीरम बीटा एससीजी डबल हो जाता है। उसके बाद प्रेगनेंसी का मोस्ट अर्ली सिम्टम क्या है? तो वो अमेनोरिया है। उसके बाद आपको सवाल आता है जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। तो अगर बीपी मोर देन 140/90 mmHg है आफ्टर 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, देन इट इज जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। मेरे को कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए। अगर बिफोर 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी तब आपका बीपी आ गया तो उसको क्या बोलते हैं? उसकी कौन सा हाइपरटेंशन बोलते हैं? अगर प्री एक्लेम्शिया बोलना है तो जेस्टेशनल हाइपरटेंशन प्लस प्रोटीनूरिया। प्रोटीनूरिया मतलब मोर देन 300 mg पर 24 आवर आपका प्रोटीन निकल रहा है, दैट इज प्री अक्लेम्शिया। अक्लेम्शिया मतलब प्री अक्लेम्शिया प्लस सीजर्स अगर आ रहे हैं तो देन इट इज प्री अक्लेम्शिया। अक्लेम्शिया का ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? अक्लेम्शिया की ड्रग ऑफ चॉइस आप सबको पता है कि मैग्नीशियम सल्फेट है। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि मैग्नीशियम सल्फेट की वो रेजिम पूछ लेते हैं, कौन सी रेजिम, स्पेसिफिक नाम है वो रेजिम का, कौन सी रेजिम के नाम से मैग्नीशियम सल्फेट देते हैं आप अक्लेम्शिया में। उसके बाद पता रखो कि मैनेजमेंट ऑफ अक्लेम्शिया मैंने बता दिया कि मैग्नीशियम सल्फेट देना है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एंटीपार्टम हेमरेज क्या है? वजाइनल ब्लीड आफ्टर 28 वीक्स,
एंटीबॉटम हेमरेज का मोस्ट कॉमन कॉज है प्लासेंटा प्रीविया या अब्रप्शन प्लासेंटा। कॉमनेस्ट कॉज पोस्टमार्टम हेमरेज का क्या है भैया, अगर लेस देन 24 विद इन 24 आवर्स है ऑफ डिलीवरी तो इट इज यूटेराइन एटोनी। और जेस्टेशनल डायबिटीज की स्क्रीनिंग कब करना है आपको, 24 टू 28 वीक्स पे करना है। कौन से टेस्ट से करना है, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के साथ करना है। उसमें भी एक चीज और पूछने लगे हैं वो कि ग्लूकोज जो यूज करते हो कितने ग्राम ग्लूकोज यूज करते हो, तो 75 ग्राम ऑफ ग्लूकोज यूज करते हो, ये पता रखना है। उसके बाद मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है, एम्पुलरी में होता है। डिफरेंट थॉट्स होते हैं पर आपको सवाल यहां से बस करके जाना है कि एम्पुलरी इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना कि मोस्ट सीवियर है, मोस्ट ड्रीडेड कहां पर है, अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी फेलोपियन ट्यूब में चले जाए तो। एम्पुलरी इज मोस्ट कॉमन बट मोस्ट ड्रीडेड इज समथिंग डिफरेंट, वो लिखकर बताना। अगर बीच प्रेजेंटेशन के साथ आपके पास टर्म प्रेगनेंसी आ रही है तो उसकी नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, उसकी नेक्स्ट स्टेप होगी एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन। आरएच इनकम्पैटिबिलिटी अगर आपको प्रिवेंट करना है तो आरएच इनकम्पैटिबिलिटी प्रिवेंट करने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा, एंटी डी ग्लोबुलिन देना पड़ेगा। उसकी टाइमिंग क्या है, एक 28 वीक्स पर देना है और एक 72 आवर्स ऑफ डिलीवरी के अंदर अंदर देना है। उसका सिजेरियन सेक्शन कब करना है, सिजेरियन डिलीवरी कब करना है। कहीं भी सवाल में अगर फीटल डिस्ट्रेस आ जाए, सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन आ जाए या प्रेविया आ जाए, ये तीनों चीजें अगर कहीं भी आ जाए तो आपका सीधा आंसर होना चाहिए कि इस बच्चे इस महिला की आपको सिजेरियन डिलीवरी करना और करना ही है। उसके बाद और सवाल पूछा जाता है, जब अपन देख रहे थे आईसीडीएस तब मैंने बोला था सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन। सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन से लेट्स जंप टू पीडियाट्रिक्स अगेन, क्योंकि उसमें क्या है, दो ऐसी बीमारियां हैं जो माल न्यूट्रिशन को होती है। क्या क्या हो सकती है, एक होता है श्योरकर, एक होता है मरासमस। कैसे डिफरेंशिएट करते हो, श्योरकर का मतलब होता है प्रोटीन की डेफिशिएंसी। जब भी प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है मतलब हाइपोअल्बुमिनिया होता है, जब भी हाइपोअल्बुमिनिया होता है मतलब एडिमा प्रेजेंट होता है। श्योरकर में प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है पर मरासमस में टोटल कैलोरी की डेफिशिएंसी होती है। टोटल कैलोरी की डेफिशिएंसी होगी तो मतलब एडिमा नहीं होता है, सीवियर वेस्टिंग होती है। कैसे याद रखोगे, सवाल में अगर मोटू सा बच्चा दे रखा है, मून फेसिस है, देन इट इज श्योरकर, एडिमा प्रेजेंट है। अगर पतला सा हड्डी दिख रही है बच्चे की, अगर वेरी अंडरवेटेड, कोई एडिमा प्रेजेंट नहीं है, देन इट इज व्हाट, देन इट इज मरासमस। अब आपको बताना है, एक फ्लेकी पेंट की आपको फोटो दे देंगे तो वो मरासमस के अंदर है, आपको पता रखना है। ये स्पेसिफिक पिक्चर देते हैं, इट इज नोन एज फ्लैग साइन अल्टरनेटिंग डार्क एंड हार्ड, डार्क एंड लाइट कलर का हेयर बैंड है। इट इज फ्लैग साइन, किस में होता है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना, श्योरकर में होता है कि मरासमस में होता है। उसके बाद जब मैंने बोला श्योरकर में एडिमा प्रेजेंट होता है तो लेट्स जंप टू मेडिसिन कि एडिमा से क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं। भाई एक बार तो यही पूछ लिया कि एडिमा होता क्या है, तो एडिमा इज एक्सेसिव फ्लूइड इन इंटरस्टिशियल स्पेस, फिजियोलॉजी से ये पता रखना है। उसके बाद पिटिंग एडिमा क्या होता है, पिटिंग एडिमा होता है कि जो इंडेंटेशन छोड़ के जाता है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एडिमा इन नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या है, हाइपोअल्बुमिनिया है। और कौन से मालन्यूट्रिशन में होता है, श्योरकर में होता है। एडिमा मरासमस में बिल्कुल प्रेजेंट नहीं होता, ये आपको बता ही दिया है मैंने। उसके बाद एडिमा हार्ट फेलियर में किससे होता है, फिजियोलॉजी का बहुत स्पेसिफिक सवाल है ये, वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के बढ़ने के कारण होता है। एक कौन सी ऐसी ड्रग है जो एडिमा करवा सकती है, तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। पिटिंग एडिमा जांचने के लिए कितने सेकंड तक दबाना पड़ेगा प्रेशर, ये भी सवाल पूछ लिया था एक बार, तो 5 सेकंड तक प्रेशर लगाना पड़ेगा, ये पता रखना है। कोई सी ग्रेड पता हो ना हो एडिमा की, ग्रेड 3 पता रखना। ग्रेड 3 का मतलब क्या होता है कि अगर आपका जो एडिमा है पिटिंग के बाद 1 मिनट तक दबा रह गया, डीप पिट और लास्ट फॉर मोर देन 1 मिनट, देन इट इज ग्रेड 3 एडिमा। दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बोला कि हाइपोअल्बुमिनिया का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम पढ़ के जाओ। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या पता रखना है भैया, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में पता रखना है प्रोटोनूरिया मोर देन 3.5 ग्राम पर डे, साथ में हाइपोअल्बुमिनिया होता है, एडिमा होता है और हाइपरलिपिडीमिया होता है। इसको आपको डिफरेंशिएट करना चाहिए नेफ्राइटिक सिंड्रोम से। नेफ्राइटिक सिंड्रोम में इतना प्रोटोनूरिया नहीं होता, उसमें हाइपरलिपिडीमिया, हाइपरटेंशन तो होता ही नहीं है। क्या एक चीज होती है ब्लड से रिलेटेड, वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बतानी है। उसके बाद मोस्ट कॉमन कॉज इन चिल्ड्रन फॉर नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज मिनिमल चेंज डिजीज। अडल्ट अगर एचआईवी पॉजिटिव है तो उसका मोस्ट कॉमन कॉज है फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस, दैट इज एफएसजीएस। क्लासिकल फाइंडिंग मैंने बताई दी। फ्रॉदी यूरिन जहां भी आए मतलब नेफ्रोटिक सिंड्रोम की बात करें, प्रोटोनूरिया की बात कर रहे हैं। उसके बाद मैकेनिज्म क्या है, हाइपोअल्बुमिनिया हुआ है, क्यों हुआ है, क्योंकि ऑनकोटिक प्रेशर कम हो गया है। उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या पूछ लेते हैं भैया, वो मेजर कॉम्प्लिकेशन थ्रोम्बोसिस एक स्पेसिफिक चीज है और एक्यूट किडनी इंजरी आपको याद रखना है। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इज कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ड्रग कॉजिंग एडिमा एनसेड्स वर्सन कर देता है, इसलिए नहीं करना है। सेकेंडरी कॉजेस पूछने लगे नेफ्रोटिक सिंड्रोम के, तो एसएलई, डायबिटीज और अमाइलोइडोसिस सेकेंडरी कॉजेस है, ये पता रखना है। हाइपरलिपिडीमिया क्यों हो रहा है नेफ्रोटिक सिंड्रोम में, ये एक बार सवाल पूछ लिया था। तो लाइपोप्रोटीन सिंथेसिस जो है वो बढ़ जाती है ऑनकोटिक प्रेशर कम होने के कारण, इसलिए हाइपरलिपिडीमिया हो रहा है। लेब फाइंडिंग में यूरिन फाइंडिंग आपको क्या देखने मिलेगा, फैटी कास्ट और मैसिव प्रोटीनूरिया देखने मिलेगा, ये आपको पता रखना है। मैंने आपको वेरियस नेफ्रोटिक सिंड्रोम के मोस्ट कॉमन कॉज बताए। ये कॉमन सवाल के साथ साथ वो आपको पिक्चर देके पूछ लेते हैं कौन सी हिस्टोलॉजी में क्या दिया जाता है। तो ये टेबल मैं आपको देके जा रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, शायद एक क्वेश्चन फंसने वाला है इस टेबल से। क्या है भैया, आपको 3 माइक्रोस्कोपी, एक लाइट माइक्रोस्कोप, एक इम्यूनोफ्लोरेसेंस, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, इससे ही सवाल पूछते हैं। मिनिमल चेंज डिजीज जब भी आए उससे वो ना लाइट माइक्रोस्कोपी पूछेंगे ना इम्यूनोफ्लोरेसेंस पूछेंगे, वो आपसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी
पूछेंगे। मिनिमल इस नेम से समझ में आ रहा है कि मिनिमम, बहुत मिनिमम चेंजेस हुए हैं, इसलिए उसके लिए अपने को सबसे महंगा स्कोप लगेगा, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप महंगा है, लाइट माइक्रोस्कोप सस्ता है, ये पता रखना। तो महंगा स्कोप लगेगा तो उसमें क्या देखना है, इफेसमेंट ऑफ फूड प्रोसेस हो रही है, तो मिनिमल चेंज डिजीज में इफेसमेंट ऑफ फूड प्रोसेस होगी। एफएसजीएस स्क्लेरोसिस, स्क्लेरोसिस मतलब सब कुछ स्क्लेरोज्ड हो गया, सब कुछ स्क्लेरोस हो गया, तो वो तो नॉर्मल अपने सस्ते स्कोप में भी दिख जाएगा, इसलिए स्क्लेरोसिस वाली चीज को आपको किसमें देखना है, सस्ते स्कोप में देखना है, लाइट माइक्रोस्कोपी में देखना है। उसमें क्या दिखेगा, सेगमेंटल स्क्लेरोसिस देखने मिलेगी। ऐसे होता है एक मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी, मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी में मेम्ब्रेन पे चीज जमी हुई होती है, तो मेम्ब्रेन पे चीज जमी होती है, देखने के लिए उसके लिए इम्यूनोफ्लोरेसेंस करना पड़ेगा, तो ग्रेनुलर आईजीजी और C3 जमा हुआ होता है। और साथ में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी भी याद रखना कि सब एपिथेलियल डिपॉजिट होते हैं, और सब एपिथेलियल डिपॉजिट किस स्पेसिफिक चीज में होते हैं, स्पाइक एंड डोम अपीयरेंस में होते हैं, ये आपको पता रखना है। याद रखो मेम्ब्रेन मतलब अपनी दीवार से याद रखो, दीवार में क्या होता है, दीवार में होती है आपकी ईंट, ईंट में ईंट और उसका सीमेंट डालते हैं, तो स्पाइक एंड डोम अपीयरेंस मैंने अपने समय ऐसे याद किया था, ऐसे याद रख सकते हो। किसमें देखना है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे देखना है। उसके बाद डायबिटिक नेफ्रोपैथी में लाइट माइक्रोस्कोपी पे आपको किमल्स्टन विल्सन नोड्यूल मिलते हैं, और अमाइलोइडोसिस तो आपको सबको रटा ही हुआ है भैया कि एप्पल ग्रीन बाय रेफरेंस होते हैं कॉन्गो रेड कलर में, ये आपको पता है, पोलराइज लाइट में होता है, ये पता रखना बस। अब जब मैंने आपको बोला कि मिनिमल चेंज डिजीज में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के ये इफेसमेंट ऑफ फूड प्रोसेस दिखेगी, नॉर्मल फूड प्रोसेसेस हैं, अगर इफेसमेंट ऑफ फूड प्रोसेस हो गया तो देन इट इज मिनिमल चेंज डिजीज। एफएसजीए से मैंने क्या बताया था, नॉर्मल लाइट माइक्रोस्कोपी पे देख सकते हो आप, सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस देखने मिलेगा। उसके बाद आपको मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोपैथी पे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे सब एपिथेलियल डिपॉजिट्स और स्पाइक एंड डोम अपीयरेंस। कैसे याद रखा, मेम्ब्रेन मतलब दीवार, दीवार मतलब ईंट और सीमेंट, ईंट और सीमेंट मतलब स्पाइक एंड डोम, ऐसे याद रख सकते हो। उसके बाद डायबिटीज का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, फिब्रिन कैप पूछ लेते हैं और किमल्स्टन विल्सन नोड्यूल पूछ लेते हैं। रोजेट नोड्यूल्स किस में होते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। होमर राइट रोजेट किस में होते हैं, ये भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना मेरे को। अब अपन ने चालू किया था भाई आईसीडीएस स्कीम से, आईसीडीएस स्कीम से एग्जाम कर जाओ, एक और स्कीम पे जो पीएसएन में बार बार पूछी जाती है वो कौन सी है, अनीमिया मुक्त भारत। अनीमिया मुक्त भारत में क्या स्पेसिफिक चीज पूछते हैं कि 6x6x6 स्ट्रेटेजी, कौन सी स्ट्रेटेजी है भैया, अनीमिया मुक्त भारत वाली है। उसमें क्या है, जो 6 बेनिफिशियरीज है, 6 इंटरवेंशन देते हैं और 6 इंस्टीट्यूशनल मैकेनिक्स हैं, उसमें बस इतना ही पूछते हैं, 6x6x6 क्या है, अनीमिया मुक्त भारत है। इसमें याद करने वाली चीज क्या है, याद करने वाली चीज केवल ये है कि आयरन फॉलिक एसिड का डोज कितना होता है। सबसे पहले ये पता रखो कि अगर चिल्ड्रन 6 महीने से लेके 5 साल तक का है तो उसको साइरप देना है। 5 साल के छोटे बच्चे को साइरप देते हैं अपन, मोटा मोटा इतना ही समझते हैं। 5 साल से ऊपर वाले आदमी को अपने को टैबलेट देना है, तो 5 से 9 साल की एक कैटेगरी है, 10 से 19 साल की एक कैटेगरी है, रिप्रोडक्टिव वुमेन की एक कैटेगरी है, प्रेगनेंसी और लैक्टेटिंग की अलग अलग कैटेगरी है। तो 5 साल से ऊपर वाले आदमी को, बच्चे को अपने को कह देना, बच्चे बूढ़े कुछ भी हो, 5 साल से ऊपर कुछ भी हो जाए, अपने को टैबलेट देना है। अब टैबलेट का कलर कैसे याद रखोगे भैया, देखो स्टीरियोटिपिकल नहीं है, पर अपन को जैसे याद रहता है अपन समझा रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में गाली नहीं देना है कि स्टीरियोटिपिकल, आपने स्टीरियोटाइप कर दिया, ऐसा नहीं। मेरे हिसाब से ऐसा मानना होता है कि महिलाएं जो होती हैं थोड़ी जल्दी दिमाग से सही सही हो जाती हैं, दिमाग जल्दी आ जाता है, इसलिए महिलाओं का कलर कौन सा, थोड़ा स्टीरियोटिपिकल आंसर दे रहा हूं, बट हाँ ठीक है, झेल लो। अगर आपको यह रखना है कि महिला थोड़ी दिमाग जल्दी हो जाती है, उनका दिमाग थोड़ा जल्दी डेवलप हो जाता है, तो 5 to 9 ईयर्स मतलब थोड़ा जल्दी वाली एज में कौन सी टैबलेट देना है, पिंक टैबलेट देना है, फीमेल कलर। उसके बाद अगर 10 to 19 वाली एज में आपको कौन सा कलर देना है, ब्लू कलर देना है। उसके बाद जितनी सारी एज है सबका कलर रेड है। कलर याद रखना आसान हो गया, अब उसके डोज याद करके जाओ। अगर चिल्ड्रन 6 मंथ से 5 साल का है तो उसमें आपको साइरप देना है। साइरप में डोज कितना होगा, आयरन का 20 mg होगा, फॉलिक एसिड का डोज कितना होगा, 100 माइक्रोग्राम होगा, और ये कितने देना है, बाई वीकली देना है। उसके बाद चिल्ड्रन अगर 5 से 9 साल का है तो आपको वीकली डोज में देना है। आयरन कितना देना है, 45 mg देना है, फॉलिक एसिड कितना देना है, 400 माइक्रोग्राम देना है। और 10 से 19 साल की एज है मतलब एडोलेसेंट है, वापस वीकली डोज देना है, पर डोज इसमें आयरन का बढ़ जाएगा 60 mg और फॉलिक एसिड का बढ़ जाएगा 500 माइक्रोग्राम। उसके बाद रिप्रोडक्टिव, प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग में सिमिलर डोज है, एडोलेसेंट जैसा ही 60 mg और 500 माइक्रोग्राम। बस उसमें ये याद रखना है जो रिप्रोडक्टिव एज वाली वुमेन है उसका कलर गोली का रेड हो जाता है, बाकी डोज सिमिलर है, दोनों में वीकली देना है। प्रेग्नेंट लैक्टेटिव में याद रखना कि डेली देना है आपको, डेली और डेली देना है। कैसे देना होता है आपको डेली, क्योंकि आपको चालू कब करना है, ये आपको चालू करना है सेकंड ट्राइमेस्टर से आयरन फॉलिक एसिड की टेबलेट। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्यों नहीं देते, एक बार ये भी सवाल पूछ लिया था, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्यों नहीं देते आप आयरन की टेबलेट। सेकंड ट्राइमेस्टर चालू करना है मतलब 4th मंथ से चालू करना है, थ्रू आउट प्रेगनेंसी चालू करना है, मतलब टोटल 180 डेज चलाना है, मतलब आपको 6 मंथ्स की ड्यूरेशन तक चलाना है। डोज आपको मैंने बता दिया है 60 mg आयरन का, और उसके बाद 500 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड का। उसके साथ साथ में एक चीज ये बताओ कि फॉलिक एसिड का डोज सिकल सेल अगर अनीमिया में देना हो आपको तो कितना होता है, कमेंट बॉक्स में मेरे को ये लिखकर बताना। अपन ने चालू किया था इसको एक नॉर्मल सीधे सीधे पीएसएम के क्वेश्चन से, उसमें अपन बीच में ऑब्स गाइनी में भी चले गए, मेडिसिन में भी चले गए, पीडिया में भी चले गए, और आखिरी में आकर वापस अपन ने एक पीएसएम की स्कीम से लेक्चर को खत्म किया है। तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ कि आपको एनर्जेटिक लेक्चर कैसा लगा। अगर बढ़िया लगा तो एनर्जी लिखकर देना कमेंट बॉक्स में, और साथ साथ में ये भी बताना कि अगला कौन सा टॉपिक और चाहते हो आप।